ऑल राइट, ये वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक कवर कर रहे हैं और क्वेश्चंस रहेंगे 1 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड कुछ क्वेश्चन 3 मार्क्स के भी इंक्लूड रहेंगे। यानी अगर रियल नंबर चैप्टर में ले लूँ तो अगर ये एंटायर वीडियो आप देख रहे हो तो जो हमारा बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस, बराबर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट दे आर गोइंग टू आस्क फ्रॉम दिस चैप्टर इन बोर्ड एग्जाम, ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या क्या टॉपिक कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में मैं पहले ही बता दूँ। तो ये चैप्टर से आपको पहले आना चाहिए कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, नंबर गिवन होता है उसके फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। अगर ये चीज़ आता है आपको तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, हम सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी गिवन नंबर का एचसीएफ और एलसीएम किस तरह से फाइंड किया जाता है। अगर ये भी आता है तो बहुत अच्छी बात है आपको। अच्छा, एक एचसीएफ और एलसीएम का फॉर्मूला है, बराबर, उसके ऊपर भी कुछ सम्स आते हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पर हम कवर करेंगे। फिर है ना, एक अजीब सा हमको नंबर दे देता है, बहुत बड़ा नंबर दे देता है, दे गिव अ वेरी लॉन्ग नंबर, और फिर वो पूछते हैं कि भाई ये नंबर कॉम्पोजिट क्यों है। तो अगर वो चीज़ आपको नहीं आता तो ये आप वीडियो देख लो, और आता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर रूट ऑफ अ नंबर, नॉट एनी नंबर, लेकिन कुछ जो नंबर्स होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते, उनके उनके रूट वाले नंबर इरेशनल क्यों है, बराबर बच्चों, ये प्रूफ आता है और ये आप लोगों को 3 मार्क्स के आसपास का आता है। तो ये चीज़ देख लो, बड़े डिटेल में समझाया इसमें। और लास्ट में हम देखेंगे कि भाई नंबर जो है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्यों होते हैं, बराबर। जैसे कि जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर अगर प्राइम फैक्टर 2m इंटू 5n में रिप्रेजेंट हो जाए तो नंबर जो होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, बराबर, से रिप्रेजेंट होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हम ये वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो लेट अस स्टार्ट और देखते हैं कि आप लोगों को कैसे कैसे ये चीज़ समझ में आएंगी। ओके, सो थिंग्स दैट यू शुड नो फ्रॉम रियल नंबर चैप्टर, बराबर। तो पहला प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे मैंने एक एग्जांपल भी ले लिया यहाँ पर। तो ये 140 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो हम कोई भी नंबर होता है उसको इस तरह से लिख लेते हैं और फिर देखते हैं भाई कि कैसे इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हम शायद 2 से फाइंड कर सकते हैं। तो 2 गोज़ 70 टाइम्स, देन 2 गोज़ 35 टाइम्स, देन 5 गोज़ 7 टाइम्स, देन 7 गोज़ 1 टाइम। तो हमने क्या देखा कि 140 के जो फैक्टर्स हैं वो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 है, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 रेज टू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो बच्चों ये पहला चीज़ आपको आना चाहिए ये चैप्टर में, बराबर। ये 2 इंटू 2, इसे हमने 2 रेज टू 2 लिख दिया, 5 को एज इट इज़, 7 को एज इट इज़। ठीक है, तो ये चीज़, ये पहला जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये चीज़ आना चाहिए आपको इस चैप्टर से। सेकेंड चीज़, अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया तब आप एचसीएफ और एलसीएम भी आराम से फाइंड कर लेंगे। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया आपको तो एचसीएफ और एलसीएम भी आराम से फाइंड कर लेंगे। तो जैसे ये नंबर्स दिए हमें और हमें उसके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने हैं, ठीक है। तो नंबर्स लिख लेंगे पहले हम लोग। तो ये 12 हो गया, ये 15 हो गया और ये 21 हो गया। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो इसे हमने 2 से फैक्टर किया तो 6, 2 से किया तो 3, बाद में 3 3 1। इसे हम 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 5 और 5 और ये 1। इसे हम 3 से स्टार्ट करेंगे, 7 7 और ये 1। ओके, तो एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे ये चीज़ का पहले सीख लो। तो बच्चों ऐसा लिखेंगे, फॉर एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ के लिए 12 के जो फैक्टर मिले आपको वो 2 इंटू 2 इंटू 3 मिले। 15 के जो फैक्टर्स मिले आपको 3 इंटू 5 और 21 के जो फैक्टर्स मिले आपको वो 3 इंटू 7। ठीक है बच्चों, अब एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये तीनों जिनका हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किया है, देखते हैं कि ये तीनों जगह पर कॉमन क्या है। तो 2 जैसे यहाँ पर है, पर 15 वाले फैक्टर में भी 2 नहीं है, 21 वाले में भी 2 नहीं है, तो कॉमन नहीं है। 2 यहाँ पर भी नहीं है,
फिर यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, देन 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, 3 जो है बच्चों वो कॉमन है ना। 3 जो है वो तीनों जगह पर कॉमन है। 5 यहाँ पर है, वहाँ पर और यहाँ पर नहीं है। 7 यहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर नहीं है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई HCF, करेक्ट, HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 जो होगा वो हमारा हो जाएगा 3, ठीक है। और LCM के लिए, फॉर LCM, इसके लिए लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। जैसे 12 को आप ऐसा लिख सकते हो, देखो ना, 2 टाइम्स, तो 2⁻² इंटू 3 एक ही बार है, तो बस ऐसे लिख देंगे। 15 जो है वो 3 भी एक बार है, 5 भी एक बार है, तो कोई बात नहीं। 21 जो है 3 भी एक बार है और 7 भी एक बार है, तो उसको भी कुछ नहीं लिखेंगे। तो LCM कैसे फाइंड करेंगे, LCM ऑफ 12, 15 एंड 21 विल बी इक्वल टू, ठीक बच्चों। तो ये क्या कहता है, LCM क्या कहता है, जो चीज़ कॉमन है, जो चीज़ तीनों में कॉमन है, उस चीज़ का भी हाईएस्ट फैक्टर लिया जाता है, हाईएस्ट पावर लिया जाता है, और जो अनकॉमन है उसका भी हाईएस्ट पावर लिया जाता है। तो यहाँ कॉमन भी आते हैं और अनकॉमन भी आते हैं, और दोनों का ही हाईएस्ट पावर आता है। तो यहाँ पर कॉमन कौन था, 3 कॉमन था, और तीनों जगह पर इन ऑल 3 प्लेसेस 3 का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो ये 3 ले लेंगे, ये कॉमन वाला। अनकॉमन कौन था, तो 2 था, देखो ना 2 कॉमन नहीं था, लेकिन उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2⁻², तो ये 2⁻² आ जाएगा। फिर अनकॉमन कौन है, 5 है, 5 का हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो ये 5 आ जाएगा। और अनकॉमन कौन था, अनकॉमन और हमारा 7 था, 7 का हाईएस्ट पावर क्या है, 7, तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है। अब ये 3 × 4 × 7 × 5, 5 × 7, ये जब सब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको LCM मिल जाएगा, ठीक है। सो ये दूसरी चीज़ ये टॉपिक से जो आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी इस पर 1 मार्क्स के लिए आते हैं। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है बच्चों, सुनो, अगर आपको ये चैप्टर का 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, अगर सारे मार्क्स कैप्चर करने हैं बराबर, इसका वेटेज कुछ 6 मार्क्स के आसपास है, दोनों के लिए, हमारा बेसिक के लिए भी और स्टैंडर्ड के लिए भी। तो आपने अगर ये सारे मार्क्स पूरे के पूरे लेने हैं तो ये पूरे वीडियो को देखो बराबर, और अपने नोट्स भी बनाओ। ये सारे क्वेश्चंस NCERT से लिया गया है, ठीक है। तो अब थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, फॉर 2 नंबर्स, अगर कोई भी 2 नंबर है, एक नंबर सपोज A है, दूसरा नंबर B है, तो एक फार्मूला है इनको जो रिलेट करता है कि HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B इज़ नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। अगर उस नंबर A और B का आप HCF फाइंड करोगे और उस नंबर का आप LCM फाइंड करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको वो दोनों नंबर मिल जाएंगे बच्चों। ये सिर्फ 2 नंबर के लिए पॉसिबल है, ठीक है। तो कई बार जो आपने पिछले सम में HCF और LCM फाइंड किया ना, तो ये लोग कई बार बोलते हैं वेरीफाई भी करो। तो HCF फाइंड करने का, LCM फाइंड करने का, दोनों को मल्टीप्लाई करने का, और बाद में जो 2 नंबर्स हैं उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का। अगर दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है तो वेरीफाई हो गया, ये फॉर्मूला वेरीफाई हो गया बराबर। ये लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, राइट हैंड साइड में जो चीज़ है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का आंसर सेम है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। लेकिन ये सिर्फ कितने नंबर्स के लिए, 2 नंबर्स के लिए होता है। ये 3 नंबर के लिए फॉर्मूला ये वाला वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अब इस पर सवाल कैसे बनते हैं बच्चों, तो इस पर सवाल ऐसे बनते हैं कि अगर x × y, देखो ना x × y, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, इज़ 180, HCF ऑफ XY इज़ 3, देन फाइंड द LCM बराबर। तो सोल्यूशन मेरा क्या होगा, मेरा सोल्यूशन ये होगा कि LCM ऑफ x, y विल बी इक्वल टू, देखो ना LCM फाइंड करना है ना, ये से ये फाइंड करना है, तो मैंने इसको ऐसा रख दिया, A और B को ऐसे ले लेता हूँ, तो A × B यानी x × y क्या है, तो x × y है 180, तो इसको मैंने ऐसे ले लिया। और ये जो HCF है ये नीचे चले जाएगा, ये जो HCF है इसका वैल्यू नीचे चले, तभी तो LCM मिलेगा। LCM को इधर रख दिया, इसको यहाँ रख दिया और इसको नीचे, पर HCF कितना है, HCF 3 है, तो ये 3 आ जाएगा नीचे, यानी LCM कितना हो जाएगा इनका, LCM 3 × 1 = 3 × 6 यानी 60 बचा, तो ये मिल गया LCM। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह से सिंपल क्वेश्चंस इसके ऊपर फ्रेम होते हैं। अगर आपको वेरीफाई करके देखना है तो देख सकते हो, देखो LCM कितना है, 60 है, और HCF कितना है, 3 है, 63 से कितना होता है 180, और देखो ना प्रोडक्ट ऑफ द नंबर भी कितना है 180, तो उससे ये फॉर्मूला भी वेरीफाई हो जाता है,
ठीक है बच्चों, इसी के ऊपर एक सिंपल क्वेश्चन आता है, जैसे ऐसा दे देता है, एक नंबर क्या कहता है मालूम है कि एक नंबर p है, दूसरा नंबर p स्क्वायर है और तीसरा नंबर p क्यूब है, तो इसका HCF क्या होगा और इसका LCM क्या होगा। मतलब ये चीज़, ये कंसेप्ट को उन्होंने अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में दे दिया। बोला एक नंबर p है, एक नंबर जो है वो p स्क्वायर है और एक नंबर जो है वो p क्यूब है, तो इन तीनों नंबर का HCF क्या होगा। तो HCF क्या होगा बच्चों, HCF तीनों में जो कॉमन है, कॉमन कौन है, p स्क्वायर और p क्यूब। तो मतलब p इधर भी है, p इधर भी है, तो कॉमन का हम लोग लोएस्ट पावर लेते हैं, कॉमन जो रहता है ना उसका लोएस्ट पावर लेते हैं, तो लोएस्ट पावर कौन सा, सिर्फ p है, तो HCF p हो गया। अब जो LCM है, LCM अगर कॉमन है तो कॉमन का भी हाईएस्ट पावर और कॉमन नहीं है तो भी उसका हाईएस्ट पावर, तो ये तो यहाँ पर तो कॉमन है, तो ये कॉमन का हाईएस्ट पावर कौन है, p क्यूब, तो इसका LCM क्या हो जाएगा, p क्यूब। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। ठीक है, तो अगर अल्फ़ाबेट में भी फ्रेम करता है तो भी घबराने की बात नहीं है, कंसेप्ट सेम रहेगा, खाली जो चीज़ें हैं थोड़े से अल्फ़ाबेट, नंबर की जगह अल्फ़ाबेट आ गया वो आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चीज़ मैं ये कह रहा था, ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा था, वाई गिवन नंबर इज़ अ कॉम्पोजिट। बराबर, ये प्रूफ करना पड़ता है आपको, गिवन नंबर कॉम्पोजिट क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ना बच्चों, ये पॉइंट नोट करो कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो अगर ये नंबर दिख रहा है यहाँ पर, ये नंबर क्या दिया है यहाँ पर, 7 इंटू 11 इंटू 13 और ये प्लस 13 दिया ऐसा। तो ये नंबर को अगर मैंने प्राइम्स में एक्सप्रेस कर दिया, यानी इसके फैक्टर्स फाइंड कर लिया प्राइम में, तो ये नंबर कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि एवरी कॉम्पोजिट नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। हर एक कॉम्पोजिट नंबर को हम लोग प्राइम के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर इससे हमने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए, ठीक है, ये नंबर के, तो ये नंबर कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। तो इसके अगर बहुत सारे बच्चों को ना समझ में आए तो वो क्या कर सकते हैं, वो लोग 7 इंटू 11 इंटू 13 ये तीनों मल्टीप्लाई करके और उसमें 13 ऐड कर सकते हैं, फिर उनको एक नंबर मिलेगा, वो नंबर जो मिलता है उसका आप क्या कर सकते हो, उसका आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 कर दिया, ये तीनों मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में 13 से ऐड कर दिया, एक नंबर आएगा, वो नंबर का आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लो। ठीक है, अब प्राइम नंबर कौन होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक 1 एंड दूसरा नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो कोई भी नंबर के पास कम से कम दो फैक्टर्स होते हैं, एक नंबर खुद और एक 1 होता है। अब इनको छोड़ के कोई भी और, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएगा तो नंबर कॉम्पोजिट हो जाएगा। यानी इन दोनों को छोड़ के अगर किसी नंबर के पास एक और फैक्टर आ जा रहा है, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर आ जा रहे हैं, तो नंबर क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट हो जाएगा। तो बस हमें यही फाइंड करना होता है कि क्या इस नंबर के पास नंबर को छोड़ के और 1 को छोड़ के कोई और भी फैक्टर है, कोई और फैक्टर है तो नंबर कॉम्पोजिट। ठीक है बच्चों, तो ये नॉर्मल मेथड कैसे करते हैं हम लोग। तो नॉर्मल मेथड जो है इसका ऐसा है कुछ, 7 इंटू 11 इंटू 13 ये सब एक टर्म हो गया, देखो ना सब मल्टीप्लाई तो एक ही टर्म है ना, और प्लस के बाद ये दूसरा टर्म हो गया। तो प्लस और माइनस नंबर ऑफ टर्म्स ये करते हैं ना, स्प्लिट करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देख रहा हूँ ये साइड में और ये साइड में 13 कॉमन है, तो ये 13 कॉमन ले लिया मैंने। अब यहाँ पर क्या बचा, 7 इंटू 11 इंटू 1 और ये प्लस के बाद इधर भी 1 बचा, तो आंसर क्या हो जाएगा 13 इंटू, अब ये 7 इंटू 11 तो ये 77 प्लस ये हमारा 1, तो ये 13 इंटू ये क्या हो जाएगा हमारा 78। ठीक है, अब 78 के और भी फैक्टर्स है, मतलब उसको और रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो तो है। अब ये देखो ना 13 इंटू 78, तो ये जो भी नंबर है उस नंबर का 1 तो फैक्टर होगा, प्लस नंबर खुद भी अपना फैक्टर होगा, उसके बाद से भी 13 और 78 मिल रहे हैं उसके फैक्टर्स, इस नंबर के फैक्टर्स। तो भाई नंबर कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, लेकिन इसको और फर्दर स्प्लिट हम कर सकते हैं, जैसे कि 13 इंटू 78 को आप 2 इंटू 39 लिख सकते हो। 78 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 39, और फर्दर 2 इंटू 13 इंटू, ये 2 को पहले ले लिया 13 को बाद में, और ये 13 को आप 3 इंटू 13 अगेन लिख सकते हो। तो ये आंसर आया 2 इंटू 3 इंटू, ये आपका आ रहा है 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो ना, तो हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एक नंबर को हमने क्या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में रिप्रेजेंट कर दिया, तो क्या वो कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, वो कॉम्पोजिट नंबर है। तो इस तरह से हम ये सम्स को कर सकते हैं, और इस तरह से नहीं समझ में आता आपको तो आप क्या करो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, जो ऐड वाला पार्ट है उसको ऐड कर दो, नंबर फाइंड कर लो और
सिंपल सा जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो फर्स्ट स्टेप हमने किया था वो कर दो, ये वाला। अगर उसके कोई भी और फैक्टर मिल गया, एक 1 को छोड़ के और एक खुद नंबर को छोड़ के दूसरा कोई भी एक फैक्टर मिल गया तो नंबर है कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है बच्चों, तो इसके ऊपर भी 1 मार्क्स के सम्स आते हैं। अच्छा अभी सुनो आप लोग, ये जो एग्जाम्पल 7 नहीं है, ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन जो 7 है ना, ये भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, कई बार 2 मार्क्स के लिए आते हैं, लेकिन बड़ा इजी होते हैं। HCF और LCM पे बेस्ड है, HCF और LCM पे बेस्ड है। चलो मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ और फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को विजिबल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप टेक्स्ट बुक का यूज़ कर सकते हो। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field and Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet the starting point? तो बच्चों सोनिया एंड रवि है बराबर। सोनिया को कुछ 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर के लिए और रवि लेता है यही चक्कर लगाने के लिए 12 मिनट। ठीक है, ये चीज़ है। ओके, अब पूछा ये जा रहा है इसके अंदर कि अगर वो सर्कुलर पाथ पर घूमना चालू करते हैं एक पॉइंट पर, यानी एक पॉइंट से स्टार्ट किया और दोबारा ये लोग इसी पॉइंट पर कब मिलेंगे, तो हमको सीधा दिख रहा है बच्चों, रवि कम टाइम ले रहा है यानी तेज़ चल रहा है, सोनिया ज़्यादा टाइम ले रही है यानी स्लो चल रही है, बराबर है। तो बच्चों को बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, सर ऐसे केसेस में हम लोग HCF ले या LCM ले, बराबर। बच्चों ऐसे सारे केसेस में आपको LCM लेने होते हैं। बता दो क्यों, उसका लॉजिक सुनो क्या है। अगर इन दोनों नंबर का मैं HCF ले लूँ, बराबर था, तो 18 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 18 को हम 3 से अगर 2 से किया तो 9 3 3 3 बराबर है, और 12 को अगर 2 से किया तो 2 6 2 3 3 करेक्ट। अब कॉमन, तो HCF में 2 और 2 कॉमन, इधर 3 और 3 कॉमन, यानी HCF क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। बच्चों 6 मिनट में तो ये दोनों कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो 6 मिनट बाद दोबारा कैसे मिल पाएंगे, तो नहीं मिल पाएंगे। बात समझो, 18 मिनट इसको लगते हैं, 12 मिनट इसको लगते हैं, HCF फाइन करोगे तो 6 मिनट, यानी 6 मिनट बाद दोनों मिल जाएंगे। अरे इतने टाइम में तो ये लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो 6 मिनट में कैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो HCF ये चीज़ को फाइन करने का रॉन्ग कंसेप्ट होगा, तो इसी तरह से आपको दिमाग लगाना पड़ता है। तो आपके पास दूसरा क्या है, LCM फाइन करो। क्या फाइन करो, LCM किसका, 18 का एंड 12 का, यानी जो नंबर्स दिए होते हैं ना उसका LCM फाइन कर लो। ठीक है, फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो फैक्टर्स क्या मिले हैं, 18 के फैक्टर्स मिले हमको 2 इंटू 3 का स्क्वायर, देखो ना 2 इंटू 3 का स्क्वायर, और 12 के फैक्टर्स मिले हैं 2 स्क्वायर इंटू 3। तो LCM क्या कहता है, LCM का कंसेप्ट ये कहता है कि कॉमन का भी हाईएस्ट पावर लो और अनकॉमन का भी हाईएस्ट पावर लो। तो यहाँ कॉमन कौन है, यहाँ 2 है, 2 है कॉमन है, दोनों जगह कॉमन है, उसका हाईएस्ट पावर 2 का स्क्वायर। कॉमन कौन है, 3 3 कॉमन है, उसका हाईएस्ट पावर 3 का स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, बराबर। और 9 4 से क्या होगा बेटा, 36। तो 36 मिनट बाद ये दोनों वो सेम जगह पर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सम था। तो इसके ऊपर भी सम्स आते हैं, वो बेल के ऊपर, एक टाइम पर बेल रिंग कर रहा है तो दोबारा कब रिंग करेगा एक साथ, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, बराबर है। तो उसको बराबर से सॉल्व करके जाना बच्चों। सेम कंसेप्ट पर समना जो भी हमने HCF LCM पे किया, ये 1.1 में भी दिया है, बराबर है। तो यहाँ पर क्या है कि 616 मेंबर्स हैं और ये 32 मेंबर्स मतलब को है ना, 32 मेंबर्स एक रो में, फिर दूसरे रो में 32, ऐसा रह के ये मार्चिंग करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि मतलब व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो कितने कॉलम्स बनेंगे अगर 32 मेंबर्स एक दूसरे के पीछे पीछे खड़े रह के मार्च करते हैं और 616 मेंबर्स हैं, तो कितने कॉलम्स बनेंगे। आप ऐसे केस में भी दिमाग लगा सकते हो। आप ऐसे केस में आपको LCM नहीं फाइन कर सकते, LCM फाइन करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मेंबर ही 616 है, LCM फाइन करोगे तो 616 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो उतने कॉलम्स तो बनेंगे नहीं। तो ऐसे कंसेप्ट में हमको HCF फाइन करना पड़ता है। ठीक है, वो याद रहे, HCF फाइन करेंगे। आई बात समझ में, ओके। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना और फिर आप अपना लॉजिक लगा के भी इसको सम को सॉल्व कर सकते हो। ओके,
नेक्स्ट है बच्चों, ये 3 मार्क्स का आपको सम्स आता है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बराबर ध्यान दो। सिंपल बहुत है, बहुत सिंपल है। इसमें कहता है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो हम कहते हैं लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल। हम ऐसा अज्यूम कर लें कि रूट 5 जो है वो रैशनल है, बराबर है। अगर रूट 5 रैशनल है, देयरफॉर अगर ये रूट 5 जो है ये आपका अगर रैशनल नंबर है, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, देयरफॉर रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर p and q are co-primes and q is not equal to 0। ये दोनों co-primes हैं और q 0 नहीं है। मतलब बच्चों p और q के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, और वो खुद नंबर। इनके पास कोई भी फैक्टर्स नहीं है, कॉमन ही छोड़ दो, कोई दूसरे फैक्टर्स है ही नहीं। किसको छोड़ के, एक 1 को छोड़ के और नंबर खुद नंबर को छोड़ के, किसके पास, p और q के पास ऐसे कोई भी फैक्टर्स नहीं है, ठीक है। सिर्फ नंबर खुद फैक्टर है और एक 1 उसका फैक्टर है। ऐसा को प्राइम्स हमने अज्यूम किया तो, ठीक है, या प्राइम भी अज्यूम किया था हमने। ओके, सो व्हाट वी गोइंग टू डू इज देयरफॉर रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू, ऐसा लिखोगे आप लोग। एंड ये रूट 5 को हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग करते हैं बोथ द साइड, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपका हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर ये 5 हो जाएगा, p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा और q का स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर अगर आपने q को ये साइड पे भेजा तो ये 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और इसे आप, ये पॉइंट को आप ऐसा 1 कंसिडर कर सकते हो, ऐसा 1 कंसिडर कर सकते हो। आई बात समझ में। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात। देखो यहाँ पर बच्चों, अगर मैंने 5 को नीचे भेजा, देखो ना यहाँ पर ये 1 में 5 को नीचे भेजा तो ऐसा दिखेगा कुछ, q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 5, होगा कि नहीं होगा, बराबर। यानी कि इसका मतलब क्या हो बच्चों, ये जो 5 है ये p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देखो बराबर से, ये 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, 5 p स्क्वायर को डिवाइड करता है। बच्चों एक बात रहो, अगर कोई भी नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। कहने का मतलब ये है, देखो जैसे नंबर 25 है, इसका स्क्वायर क्या होगा 625। तो अगर इस 625 को 5 डिवाइड करता है, जिसका आंसर आएगा आपको 125, तो ये जो 5 है उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो 25 का स्क्वायर था 625, उसको भी 5 डिवाइड कर रहा था। 625 का रूट है 25, ठीक है, और 5 उसको भी डिवाइड करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल समझ लो, जैसे नंबर 9 है, 9 का स्क्वायर है 81। क्या इस 81 को 3 डिवाइड करता है, बिल्कुल डिवाइड करता है। 3 1 सा, 3 2 सा एंड 7 सा, बराबर है। तो क्या 3 9 को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल। 3 1 सा, 3 3 सा, 5 1 सा, 5 5 सा। तो ये कंसेप्ट आप समझो, अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही नंबर उसके रूट को भी डिवाइड करता है। देयरफॉर 5 डिवाइड्स p ऑल्सो, इसीलिए 5 जो है p को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हम बड़े इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पहुंच गए। हमने क्या अज्यूम किया था यहाँ पर, 5 q जो q है p है, ये कोप्राइम्स है, इनके पास कोई दूसरा फैक्टर्स नहीं है, किसको छोड़ के, खुद नंबर p को छोड़ के और 1 को छोड़ के। लेकिन देखो ना बच्चों, हमको 5 उसका फैक्टर मिल गया, समझ में आ रहा है, जो 5 है उसका फैक्टर मिल गया, क्योंकि वो 5 उसको डिवाइड कर रहा है। तो जब फैक्टर होगा तो ही तो डिवाइड करेगा, करेक्ट है, ये बात समझ जाओ आप लोग। दूसरी चीज़ मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं ये कहता हूँ कि 9 को 3 डिवाइड करता है तो आप क्या लिखोगे, 3, करेक्ट। 3 1 सा, 3 3 सा, यानी 3 लिखोगे। तो कहने का मतलब ये है कि डिविडेंड
डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला याद है कि नहीं आप लोगों को? बराबर है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो जब 9 को 3 डिवाइड करता है तो आंसर 3 आता है, यानी रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो जिस केस में भी रिमाइंडर 0 है वहाँ पर डिविडेंड जो होगा वो हमारा डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस 0, मतलब डिविडेंड जो होगा वो सिर्फ डिवाइजर इंटू कोशेंट हो जाएगा। करेक्ट है? जिस केस में ये परफेक्टली डिवाइड करता है वो सारे केस के लिए। तो मेरा कहना ये है कि देखो यहाँ पर 9 को 3 डिवाइड करता है, आंसर क्या आता है आपका 3। ठीक है, 625 को 5 डिवाइड करता है, आंसर क्या आता है आपका 125। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर डिविडेंड कौन है जो डिवाइड हो रहा है, कौन डिवाइड हो रहा है 625। तो 625 इज इक्वल टू डिवाइड कौन कर रहा है, 5 कर रहा है, तो 5 इंटू क्वोशेंट कौन है 125। ऐसे लिख सकते हैं ना? तो अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर देयरफॉर, देखो 5 डिवाइड्स p ऑल्सो, तो यहाँ पर डिवाइड कौन हो रहा है, p हो रहा है। p इक्वल टू का इक्वल टू, ये फॉर्मूला के हिसाब से डिविडेंड जो डिवाइड हो रहा है वो इज इक्वल टू डिवाइजर, इसको डिवाइड कौन कर रहा है 5 कर रहा है, इनटू, अब p को अगर 5 डिवाइड करेगा तो क्या आंसर आ रहा है, क्या हमको पता है? जब p का वैल्यू नहीं मालूम तो हमको आंसर क्या आएगा वो नहीं मालूम। अगर p का वैल्यू मालूम होता, जैसे कि 625 को 5 डिवाइड कर रहा तो आंसर हमारे को 125 आ रहा था। ठीक है, 9 को 3 डिवाइड करा तो आंसर हमको 3 आ रहा था। तो जब 9 नोन था, यानी जब p नोन था, तो मतलब ये जो आंसर है वो भी नोन था, पर यहाँ पर p का वैल्यू नोन नहीं है तो आंसर भी अननोन होगा, तो उसको हम c ले लेंगे। समझ में आया? तो p इज इक्वल टू 5c, मतलब इसको ऐसा लिख दो आप तो बेटर रहेगा, p इक्वल्स टू 5c। ये समझिए आप लोग को, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको मैं 2 ले लेता हूँ, यानी हमने p इज इक्वल टू 5c ले लिया। अब आप क्या करो नेक्स्ट स्टेप में ना, पुट p इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1। अब इस वैल्यू को ना p इज इक्वल टू 5c जो मिला है इसको आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो। इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 कौन सा है आपका? इक्वेशन 1 बड़ा अच्छा इक्वेशन है, कहता है कि 5q² इज इक्वल टू p², यही तो इक्वेशन 1 है। तो 5q² इज इक्वल टू p क्या है 5c, तो p² क्या हो जाएगा 25c²। तो q² क्या हो जाएगा आपका, अगर ये 5 जाके नीचे 25 को डिवाइड करेगा, ये 5 जाके नीचे 25 को डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 5c²। ठीक है बच्चों, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया यहाँ पर इसको थर्ड पॉइंट पे बोलता हूँ। ठीक है, तो फ्रॉम थ्री क्या आप यहाँ से ये कंक्लूड नहीं कर सकते? देखो कैसे, तो ये 5 अगर जाएगा नीचे, देखो क्या है 3 में क्या है, q² इज इक्वल टू 5c²। तो अगर ये 5 नीचे जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, q² अपॉन 5 इज इक्वल टू c²। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, 5q² को डिवाइड कर रहा है, 5q² को डिवाइड कर रहा है। देयरफॉर 5 डिवाइड्स q²। क्या बात है, देखो 5 अब q² को डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर 5 डिवाइड्स q ऑल्सो, तो 5q को भी डिवाइड करेगा। अगर 5q² को डिवाइड करेगा तो 5q को भी डिवाइड करेगा। बराबर बच्चों? ओके, अब अगर 5q को डिवाइड करेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर, जैसा इसको लिखा था हमने p इज इक्वल टू 5c, तो हम लिख सकते हैं q इज ऑल्सो इक्वल टू 5c, और इसको मैं 4 बोलता हूँ। ठीक है बच्चों, तो फ्रॉम 2 एंड 4 से कंफर्म हो गया that p and q have 5 as a common factor। देखो यहाँ से p के पास भी 5 है 2 से, देखो, और q के पास भी 5 है, तो p और q के पास कॉमन फैक्टर है कौन, 5। एटलीस्ट दे हैव अ कॉमन फैक्टर 5। ठीक है बच्चों, और हमने क्या अज्यूम किया था यहाँ पर, p और q तो को प्राइम है, इनके पास दूसरा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, बट
दिस contradicts the fact that P and Q are co-primes। ये जो थियोरी है बराबर कि P और Q को-प्राइम है, उसके एकदम विपरीत है, उसके उल्टा है, क्योंकि 5 कॉमन फैक्टर मिल चुका है दोनों के पास। तो ये जो फैक्ट को है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये जो थियोरी है फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा असम्पशन रॉन्ग है। ठीक है, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन because of our incorrect assumption that root 5 is rational. Therefore, root 5 is irrational as our assumption is wrong. तो इस तरह से कोई भी सम को एक नंबर आएगा बच्चों, इस तरह से करोगे, कोई भी नंबर रूट 3 आया, रूट 5 जैसा आया, तो सब चीज़ सेम रहेगा, ये सारे चीज़ें सेम रहेंगे। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सेम कंसेप्ट पर ऐसे समझाते हैं। ठीक है, कि आप प्रूव करो 1/√2 इरेशनल है, तो हम क्या लेंगे, लेट 1/√2 बी रैशनल, कि 1/√2 रैशनल है, तो देयरफॉर 1/√2 को हम लिख सकते हैं P/Q, जहाँ पर P और Q के बारे में वेर P एंड Q वो सब आप लिख लोगे जैसा हमने लिखा है। ठीक है, देयरफॉर इसका हम ऑल्टरनेंडो भी कर सकते हैं। अगर ऑल्टरनेंडो के उल्टा कर दिया तो √2/1 इज इक्वल टू Q/P हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देयरफॉर √2 इक्वल्स टू Q/P, ये 1 तो हट जाएगा, तो √2 इक्वल्स टू Q/P। P एंड Q रैशनल है, तो ये भी रैशनल, देखो P एंड Q, P/Q अगर रैशनल है, ठीक है बच्चों, तो Q/P भी रैशनल होगा। ठीक है, तो ये 1 ले लिया आपने, 1, तो RHS इज रैशनल, देयरफॉर LHS इज ऑल्सो रैशनल। अगर RHS रैशनल है तो LHS भी रैशनल होगा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज़ अ इरेशनल नंबर। ये उस फैक्ट के खिलाफ है कि √2 इरेशनल है, देयरफॉर आवर असम्पशन इज रॉन्ग एंड 1/√2 इज रैशनल, इज इरेशनल। बस बराबर, तो ये और छोटे सम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सम्स जो है और छोटे हो जाएंगे, इस तरह से कर लेंगे फटाफट हम लोग। फिर नेक्स्ट है 7√5 आया, तो उसको भी आप बोलोगे रैशनल, यानी P/Q ऐसे अज्यूम कर लोगे। ये मैं शॉर्टकट छोटे छोटे जगह से कर देता हूँ, बता देता हूँ। फिर उसके बाद क्या करो, आप रैशनल पार्ट और इरेशनल पार्ट को सेपरेट कर दो। तो ये √5 इरेशनल पार्ट है, उसको हटा दो और इसको लिख दो P/7Q, ये 7 नीचे आ गया। अब इसे 1 कह दो। ठीक है, अभी राइट हैंड साइड का पार्ट क्या है, रैशनल है, और लेफ्ट हैंड वाला पार्ट क्या है, तो वो भी रैशनल हो जाएगा ना, मतलब क्योंकि ये P/Q रैशनल, 7 भी रैशनल, तो ये पूरा पार्ट रैशनल हो जाएगा। अगर ये पूरा पार्ट रैशनल तो लेफ्ट हैंड साइड वाला भी रैशनल, लेकिन दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज अ irrational number, therefore our assumption is wrong and 7√5 is irrational। ठीक है, सिमिलरली आप इसको कर सकते हो, 6 + √2 को, इसको भी P/Q अज्यूम करके यहाँ पर जो लिखते हैं P एंड Q और को प्राइम्स, ठीक है, उसको सब लिख के और आप इसको प्रूफ कर दो। अभी यहाँ से भी रैशनल पार्ट हटा दो, तो ये √2 इज इक्वल टू P/Q -6। अब ये P/Q जो इधर गया तो -6 हो गया, P/Q रैशनल है, रैशनल में से आपने -6 माइनस किया जो रैशनल है, तो भी आंसर रैशनल ही बचेगा। तो राइट हैंड साइड रैशनल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होगा, लेकिन ये उस फैक्ट के विपरीत है कि √2 तो इरेशनल नंबर है। देयरफॉर आवर असम्पशन इज रॉन्ग एंड 6 + √2 इज इरेशनल।
ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये सम्स को आपको करना है बच्चों। इसके ऊपर ना 1 मार्क्स का सम आएगा आपको, ये टॉपिक के ऊपर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा सिंपल है। आप लोगों तो रैशनल नाइन्थ में किया था, और इरैशनल के बारे में भी नाइन्थ में किया था। रैशनल कौन होता है? जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, मतलब जैसे ये नंबर है, ये नंबर को आपने डिवाइड किया और डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया, मतलब एक पॉइंट के बाद ख़त्म हो गया। या नॉन टर्मिनेटिंग हो, ख़त्म नहीं हो रहा है लेकिन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग ख़त्म नहीं हो रहा है, नहीं रिपीटिंग है। यानी एग्जांपल के तौर पर अगर मैं ले लूँ तो रैशनल में देखो ना, अगर आपने 5/2 किया तो आंसर आपका 2.5, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, पॉइंट के बाद ख़त्म। और वही आपने अगर 10/3 किया तो 3.3333, ये रिपीट होता जाएगा, तो भी रैशनल, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। तो ये सब रैशनल के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब इरैशनल में क्या होता है भाई, ये रिपीट भी नहीं होता, मतलब टर्मिनेट भी नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता। जैसे कि अगर मैं 0.1002 ले लूँ, फिर 1002 ले लूँ, फिर 100002 ले लूँ, तो ये देख रहे हो कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। ये 102 है, ये 1002 है, ये 10,002 है, तो चीज़ें टर्मिनेट भी नहीं हो रही है और रिपीट भी नहीं हो रही थी, वो ये इरैशनल में आ जाता है। तो हमें यहाँ सम्स में कैसा बड़ा इजी होता है, एक नंबर दे देते हैं वो लोग और बोलते हैं कि भाई बताओ कि ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ये बताना होता है। तो बच्चों टर्मिनेटिंग कब होगा? जब 2m × 5n होगा, किसमें? डिनोमिनेटर वाला। तो डिनोमिनेटर वाला नंबर लेने का और उसका प्राइम फैक्टर फाइंड करने का। प्राइम फैक्टर फाइंड करना आपने फर्स्ट स्टेप में सीखा। प्राइम फैक्टर जैसे मिलेगा और प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 और m के पावर में रहेगा, सिर्फ 2 और 5 के, 2 का पावर 5 का पावर, या सिर्फ 2 का पावर या सिर्फ 5 का पावर, तो क्या हो जाएगा? ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो जैसे 3125, सिर्फ हमें डिनोमिनेटर को देखना होता है इसमें, ठीक है, डिनोमिनेटर का फैक्टर निकालना पड़ता है। तो 5 से करते हैं, 5 गोज़ 6 टाइम, 2 टाइम एंड 5 टाइम, then 5 goes 125 times, then 5 goes 25 times, then 5 goes 5 times, 5 1 सा। तो हमने क्या देखा कि 3125 का प्राइम फैक्टर है 1 2 3 4 5, 5^5, बराबर है, ये चीज़ है, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? 13 अपॉन, अब इसको हटा के मैं 5^5 लिख देता हूँ। तो मैंने क्या कहा, टर्मिनेटिंग कब होगा? या 2m × 5n, या सिर्फ 5n, या सिर्फ 2n। तो सिर्फ 5n है तो दिस विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, बराबर। किसी ने पूछा कितने पॉइंट के बाद, तो देख लो 2 का पावर या 5 का पावर, जिसका पावर ज़्यादा है उसको देख लो। अगर दोनों है तो दोनों में से किसका पावर ज़्यादा है वो देख लो। एक है तो एक का कितना पावर है वो देख लो। तो अगर सिर्फ 5 प्रेजेंट है तो 5 का कितना पावर है? 5 है, तो 5 डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा नंबर, ठीक है। दूसरा सिमिलरली 8 का, तो 8 का फैक्टर क्या होता है अपना? 2 2 2 और 2, ठीक है, यानी 17/2 का क्यूब। आई बात समझ में? तो है ना, ये 2n के फॉर्म में है, 2m के फॉर्म में या 2n के फॉर्म में, कुछ भी चलेगा, इसमें टेंशन मत लो। यानी 2 कुछ पावर के फॉर्म में है, तो ये नंबर टर्मिनेट होगा। अच्छा, कितने के बाद टर्मिनेट होगा? तो 3 डेसिमल के बाद, ठीक है। ये टर्मिनेट होगा कितने बाद होगा? तो 3। तो हम क्या बोलते हैं, मालूम है? सिंस प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2m × 5n, therefore the number is terminating, ठीक है। अब थोड़ा सा एक्सपेंशन और कर लेता हूँ इसके ऊपर, ये पॉइंट के ऊपर, तो आप ये नोट डाउन कर लो। इफ़ द प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको ले लिया, उसका प्राइम फैक्टर निकाला, 2m और 5n के फॉर्म में है, जहाँ पर m और n कौन होते हैं? तो ये हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यानी होल नंबर्स हैं, यानी m का पावर 0 हो सकता है, n का पावर भी 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, तो द नंबर इज टर्मिनेटिंग, तभी ये नंबर क्या होंगे, टर्मिनेट होंगे। इफ़ इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m एंड 5n, अगर इनका प्राइम फैक्टर 2m और 5n के पावर में नहीं है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर मान लो 2m रहा, 5n रहा और एक और नंबर आ गया 3:1, ऐसा कुछ आ गया, तो भी नहीं होगा। सिर्फ ये दोनों ही रहने चाहिए, या अकेले 2 या अकेले 5 या दोनों साथ में, और बाकी उनके साथ कोई और नहीं। ठीक है, तो इसको हमने एक जनरल फॉर्म में स्टडी किया है कि कोई भी नंबर ऊपर हो नीचे 2m 5n, और कोई भी नंबर ऊपर हो नीचे सिर्फ 2m, या कोई भी नंबर ऊपर हो नीचे सिर्फ 5n। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी कर लिया इनके ऊपर, तो दोनों रहेंगे तो भी टर्मिनेटिंग, एक कोई भी सिंगल रहेगा तो भी टर्मिनेटिंग। अच्छा, अगर पता करना है कि कितने डेसिमल बाद टर्मिनेट होगा, तो अगर दोनों रहेंगे तो दोनों में से जिसका ज़्यादा पावर है उतने के बाद टर्मिनेट होगा। अगर कोई भी एक अकेला रहेगा तो उसका जो पावर उस वक्त पे रहेगा उतने नंबर के उतने डेसिमल के बाद क्या होगा, टर्मिनेट होगा। ठीक है, इसमें लास्ट पॉइंट बच्चों बराबर है, तो बी हैप्पी नाउ, यू विल गेट योर 1 मार्क्स 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर 110%। इसका लास्ट पार्ट में क्या है, डिसाइड वेदर द नंबर इज रैशनल और नॉट। नंबर रैशनल है या नहीं है वो डिसाइड करो। तो ऑलरेडी क्या ना हमने, जब डेसिमल एक्सपेंशन, जो भी डेसिमल एक्सपेंशन है, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहा तो इरैशनल, टर्मिनेटिंग रहा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रहा तो रैशनल। तो बच्चों एग्जाम्पल्स हैं आपके एक्सरसाइज 1.4 में, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 एग्जाम्पल्स हैं। जैसे ये है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस ऐसा है। ठीक है, तो ये रैशनल होगा क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेट हो रहा है, ये पॉइंट के बाद और आगे नहीं बढ़ रहा है। इसमें सेकंड वाला आप बताओ, आप देख के बताना टेक्स्ट बुक में कि इरैशनल होगा या रैशनल होगा। बराबर है, रैशनल में क्या है, टर्मिनेटिंग, एंड अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होना चाहिए, आई परसेंट में। और इरैशनल में क्या है, नॉन टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए, रिपीट भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 0.120 1200 1200 124 टाइम 0 एंड सो ऑन। तो ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ये इरैशनल हुआ। फिर एक और एग्जांपल है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऐसा दे दिया है। तो ये ऊपर बार दिया, यानी क्या बताया, ये पूरा का पूरा नंबर रिपीट भी कर रहे हैं, यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन ये रिपीट हो रहा है, तो भी रैशनल होगा ना, क्योंकि रैशनल भी तो वही कहता है कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होना चाहिए। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो रैशनल, ये नॉन टर्मिनेटिंग सॉरी ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो जा रहा है तो रैशनल है, और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है और प्लस रिपीट भी नहीं हो रहा है तो ये इरैशनल है। ठीक है बच्चों, सो दैट्स इट, ओके, ऑल द बेस्ट। आप लोग एक एक चीज़ का प्रॉपर नोट्स बनाओ।